बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देख लें किताब जो है ना, लाइट्स को जरा किताब या तो अपने पास ओपन कर लो आप। ये पहले बटन को छोड़ देना बस खाली, फर्स्ट वाला लेफ्ट वाला वाइड है इसको छोड़ के, हाँ नीचे 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 वाला बटन बंद कर देना। अब अपने पास ओपन कर लें इसको, सारे टेक्स्ट। ओके जी। तो आपकी किताब बेटा स्टार्ट ही देखें उसी पॉइंट से हो रही है, पर्पस, मकसद, मकसद, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मकसद, मैचिंग कॉन्सेप्ट से पहले अकाउंटिंग पीरियड। वो कौन से 12 महीने हैं जिनका प्रॉफिट निकालना है? तो जिन 12 महीनों का प्रॉफिट निकालना है, उन्हीं 12 महीनों का एक्सपेंस क्या करवाना है, मैच करवाना है उन्हीं 12 महीनों के रेवेन्यू से। तो अब जानना यह है कि इन 12 महीनों में टोटल कितना एक्सपेंस पे हुआ ये देखना है, या इनकर हुआ ये देखना है, इनकर कितना। और फिर ट्रायल बैलेंस देखना है। ट्रायल बैलेंस क्या दिखाएगा, कितना पे हुआ है। तो उस पेड में और इनकर्ड में क्या करना है, डिफरेंस करना है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो एज इट इज जाने दो, कहां पर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और अगर डिफरेंस है तो क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, दैट्स ऑल, इतना सा काम। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट समझाया आपको मैंने भी स्टार्ट यहीं से लिया। आपको दो चीजों की तमीज सिखाई, कैश बेस और अक्रूवल बेस। ये आपकी किताब पढ़ के तो देखी दफा। मतलब ये थोड़ी था कि अगर आप चलें ठीक है, आपने मैंने एग्जाम्पल दी आपको तो आपने एग्जाम्पल दी, आप किताब पढ़ लेते। क्या पता किताब पढ़कर आपको चीजें रिकॉल हो जाती। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट लेते। विजिबल है आप लोगों को बेटा यहाँ पर? कुछ ना कुछ तो विजिबल होगा ही। आसिफ सेट्स अप अ बिजनेस ऑन, अंडरलाइन दिस। देखो पढ़ना इसको कहते हैं कि बंदा, जो लाइन है लाइन, इससे ट्रेन की पटरियों की तरह गुजर नहीं रहा, इस पे रुक रहा है, समझ रहा है बात क्या हो रही है। आसिफ सेट्स अप अ बिजनेस ऑन। अगर आपको जिंदगी में सवाल ही पढ़ना नहीं आया, समझना नहीं आया, तो आप जवाब कैसे दे पाए? आसिफ सेट्स अप अ बिजनेस ऑन, क्या मतलब इस बात का? स्टार्ट किया, तो इसके बिजनेस की जिंदगी कहां से शुरू हुई? तो अगर ये इसी को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया है तो इसके पहले 12 महीने कहाँ पूरे होने? तो ये हो गया ना पहला अकाउंटिंग पीरियड में ही। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि इस लाइन को पढ़कर ऐसा सोचे हों कि हाँ जी, इस लाइन से मैं ये मतलब निकालूं कि अगर बिजनेस पहली जनवरी 2016 से शुरू हुआ है तो उसूली तौर पर 12 महीने कहाँ से कहाँ खत्म होने चाहिए? या तो यहाँ खत्म होने चाहिए, या क्वेश्चन मुझे खुद बता दे कहाँ खत्म होने चाहिए, दो में से कोई एक बात। लेकिन ये लाइन पढ़ के बस हमने बोला ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें कौन सी बड़ी बात। द बिजनेस हैज अ 31 दिसंबर ईयर एंड। देखो अगला जुमला बोलने की जरूरत थी या नहीं थी? नहीं थी। अगला जुमला बोलने की जरूरत ही नहीं थी, उसूली तौर पे यही होता है। लेकिन बोल दिया, अच्छी बात। अगला जुमला बोलने की जरूरत जब थी जब इसके अलावा कोई ईयर एंड चाहिए। मतलब वो कहता है 30 जून को ईयर एंड मान लो, तो 30 जून को जब ईयर एंड माना तो पहला अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का अज्यूम करना था, फिर उसके बाद से सारे 12 महीने के। ऐसा हो सकता है पेपर के अंदर आप ऐसा? तो जरा मेंटली तौर पे अपने आप को एक्टिव रखिएगा। द बिजनेस एक्वायर्ड टेलीफोन सिस्टम ऑन 1 फरवरी 2016। हमने
टेलीफोन का कनेक्शन लिया पीटीसीएल से, कब लिया भाई? तो अब पीटीसीएल वाले हमें जनवरी का बिल भी भेजेंगे या फरवरी से बिल भेजेंगे? माशाल्लाह, जबरदस्त, अच्छा अच्छा समझा रहा हूं। तुमने एक कंपनी को ज्वाइन किया है फरवरी के महीने से, सही है? काम करना कब से शुरू किया? फरवरी के महीने से। अब तुम उनसे जनवरी की सैलरी मांगोगे, क्यों? हैं? फरवरी में तो काम किया है, ये तो बोल रहा हूं। तो जब हमने उनकी सर्विस जनवरी में इस्तेमाली, ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन था हमारे पास, ना पीटीसीएल का लैंडलाइन नंबर था, जनवरी में हमने कोई सर्विस इस्तेमाली, तो क्या जनवरी का बिल भी हम पे वाजिब अदा है बेटा? ये नहीं। फिर यार थोड़ा दिमाग चलाओ, बिजनेसमैन बनो। बिजनेसमैन नहीं बनोगे तो क्या होगा? ज्यादा पैसा खर्च करके क्या होगा? प्रॉफिट नुकसान हो जाएगा। तो कनेक्शन कब से लिया भाई? 1 फरवरी से। आपके घर में भी मुख्तलिफ किस्म के कनेक्शन लगे होंगे ना, केबल नेट का कनेक्शन लगा हो, क्या पता केबल टीवी का कनेक्शन लगा हो। तो वो कनेक्शन जिस दिन से लगता है उस दिन से आप पर वो सर्विस की फीस देना वाजिब अदा होता है, या उससे पहले की भी देनी पड़ती है? इसका मतलब ये हुआ, इस अकाउंटिंग पीरियड में वक्त कितना गुजरा? 12 महीने। लेकिन एक्सपेंस कितने मंथ्स का इनकर हुआ होगा? 11 महीनों का। अब हमें देखना यह है कि हमने साल भर में पेमेंट्स क्या की। अगर हमने साल भर में पेमेंट जो की हैं वो 11 महीनों से ज्यादा बनती हैं तो प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। और अगर हमने साल भर में जो पेमेंट्स की हैं वो 11 महीनों से कम की हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? क्या मसला है इसके? टेलीफोन चार्जेस आर टू बी पेड एवरी 3 months इन एरियर्स। ये अंडरलाइन अंडरलाइन है किसी के पास ये लफ्ज? एक, अगर किसी के पास ये अंडरलाइन नहीं है तो मतलब साबित है कि आपकी पढ़ने की नीयत ही नहीं, यानी आप एग्रीमेंट की टर्म्स ही नहीं पढ़ रहे हो, आप उसको अंडरलाइन ही नहीं कर रहे हो, आप एग्रीमेंट की टर्म्स ही पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो। यानी हमारा एग्रीमेंट ये तय पाया है कि हम हर 3 महीने का बिल 3 महीने गुजरने के बाद देंगे। तो जो बिल आप देख रहे हैं 30 अप्रैल को, जो बिल आप देख रहे हैं 30 अप्रैल को, वो 30 अप्रैल का बिल है फरवरी, मार्च और अप्रैल का, जो कि अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में आप पे कर रहे होंगे। एरियर्स का मतलब हमेशा ये होगा कि सर्विस पहले ली जाएगी, पेमेंट बाद में की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी आप पहले इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। टेलीफोन आप पहले इस्तेमाल करते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। कौन सी बड़ी बात? अब सवाल क्या है, अगर हम फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का बिल अप्रैल में या मई में रिकॉर्ड करें तो इससे हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट को कोई फर्क पड़ता है? इससे हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट को कोई फर्क पड़ता है? सोच लें। इससे हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट को कोई फर्क पड़ता है? मैं फिर बोल रहा हूं, क्यों? वजह जवाब देना इसका। एक ही अकाउंटिंग, जब इट मींस दैट पेमेंट बेस पर किसी भी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने पर उस वक्त तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा सेम, ये तय करना। एंड टेलीफोन इनवॉइस रिसीव्ड आर एज फॉलोज। इनवॉइस का मतलब बिल, ठीक है जी। तो पहली इनवॉइस मिली है 30 अप्रैल 2016 को, जो कि पीरियड कवर कर रही है फरवरी 2016 से अप्रैल 2016। कितना? 5,000। जो पे किया वो रिकॉर्ड किया। तो ये पहली पेमेंट हमने पहली बार कब रिकॉर्ड की? पहली पेमेंट हमने पहली बार कब रिकॉर्ड की? मान लें 30 अप्रैल। क्या एंट्री बनाई? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट। बोले बोले अमाउंट बताएं, लिखना भी शुरू कर दें। अगर नहीं किया तो कर ले भाई, टाइम इतना नहीं है कि आप बाद में कॉपी करें, साथ साथ दिमाग भी चलाएं और लिखना भी शुरू करें। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 5,000। कैशिया
ट्रायल बैलेंस के लिहाज से ये एंट्री बनी हुई होगी, मुझे बनाने की जरूरत। ट्रायल बैलेंस वो पॉइंट है जहां पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है, मुझे सिर्फ क्या करनी है, एडजस्टमेंट पास करनी है, ख्याल रखिएगा। अभी यहां पर ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ, तो रिकॉर्डिंग से लेकर एडजस्टमेंट तक सारे काम मैं कर रहा हूं। लेकिन जब सामने क्या होगा, तो ट्रायल बैलेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन डेबिट क्रेडिट होकर आई है ना बेटा, तो जो कुछ भी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो ऑलरेडी क्या है, क्या है, रिकॉर्डेड है। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कर दिया 5,000 से, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया कितने से, 5,000 से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। 31 जुलाई को अब आप बिल पे कर रहे हैं, मई का, जून का और जुलाई का, फिर 3 महीने गुजरने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने, 6-6 महीने वाली कहानी नहीं समझाई थी आपको। मैंने तो आपको आसानी के लिए एंट्रीज कम बनानी पड़े, सिर्फ 6 महीने की कहानी रखी, यहां पर उसने क्वार्टरली कर ली कहानी। तो ये मई का, जून का और जुलाई का बिल अगर हम जुलाई के महीने में रिकॉर्ड करें, तो इससे हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट को कोई फर्क पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? अकाउंटिंग पीरियड सेम। ठीक है जी। तो हमने लिखा 31 जुलाई को टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से, 7,500 से। देन उसके बाद जनाब 31 अक्टूबर 2016, अक्टूबर के मंथ में जो हम बिल पे कर रहे हैं वो अगस्त का है, सितंबर का है और अक्टूबर का है। तो अक्टूबर के महीने में अगस्त और सितंबर का बिल रिकॉर्ड करने से मैचिंग कॉन्सेप्ट को कोई फर्क पड़ा? ये सारे पीरियड एक ही अकाउंटिंग पीरियड में फॉलो करते हैं। तो कितना अमाउंट है, तो 31 अक्टूबर को हमने एक और एंट्री पास कर दी, क्या, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से भाई, 8,500 से। अब प्रॉब्लम आ रहा है सर, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है समझने की जरूरत है। अब बिल आएगा नवंबर का, दिसंबर का और जनवरी का, और पे होगा अगले अकाउंटिंग पीरियड जनवरी में। तो अगर हम उसको आज रिकॉर्ड ना करें, तो फिर इसका मतलब हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा, मुतासिर हो जाएगा। तो लिहाजा करंट अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड कहाँ हो रहा है, 31 दिसंबर। तो इसका मतलब जो फ्यूचर में पेमेंट होगी 3 महीने की, उसमें से 2 महीने की जो पेमेंट है बिलोंग करती है इस अकाउंटिंग पीरियड से। तो क्या करना है, उन 2 महीनों को या उन 2 महीनों के टेलीफोन एक्सपेंस को पेमेंट करते वक्त एक्सपेंस माने या आज एक्सपेंस माने। तो यही तो एडजस्टमेंट है और क्या। तो अब 31 दिसंबर को आपने एंट्री बनानी है। क्या एंट्री बनानी है, कहता है एट 31 दिसंबर तक क्वार्टरली बिल इज क्वार्टरली बिल, मतलब ये बिल कितने महीनों का है, 3 महीनों का, इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹9,000। तो अब क्या करें, 9,000 को एक्सपेंस मत मानिएगा बराए मेहरबानी, 9,000 में से सिर्फ 2 महीनों का एक्सपेंस बिलोंग करता है करंट अकाउंटिंग पीरियड से। तो अब आप इसको एक्सपेंस मानेंगे पेमेंट किए बगैर। तो जब भी आप पेमेंट किए बगैर किसी एक्सपेंस को एक्सपेंस मानेंगे, तो आप उसकी क्या करेंगे, लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, अक्रूड एक्सपेंस। क्या एंट्री बनी, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट। ठीक है जी, अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। अक्रूड एक्सपेंस बोलने का मतलब ही क्या है, लाइबिलिटी या पेएबल। अगर आपको लफ्ज अक्रूड के साथ एक्सपेंस तंग करता है, तो मतलब अक्रूड एक्सपेंस बोलने का मतलब क्या है, एक्सपेंस पेएबल। एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस में एक्सपेंस लफ्ज एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस की क्या है, लाइबिलिटी है। एक्सपेंस तो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, डेबिट कर चुके हो। क्या करेंगे आप, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, बोले ना, 9,000 पूरे क्वार्टर का बिल है ना, इसमें जनवरी का बिल भी शामिल है। तो क्या जनवरी को भी आज एक्सपेंस मान लूं? क्यों? पहली बात, जनवरी अभी गुजरा नहीं है। दूसरी बात, जनवरी बिलोंग करता है अगले अकाउंटिंग पीरियड से। अभी कितना वक्त गुजरा है, 2 महीने, नवंबर और दिसंबर, उसका एक्सपेंस इनकर हो चुका है। तो हमारा ट्रायल बैलेंस जो एक्सपेंस शो कर रहा है वो ये सम के बराबर है।
5 और 7 12 और 8 20 और 500 और 500 21,000। तो हमारा ट्रायल बैलेंस इस वक्त टेलीफोन एक्सपेंस का कितना हेड शो करा हुआ 21,000। उस 21,000 में 6,000 और क्या होंगे, ऐड होंगे। तो SOCI में जो हमारा एक्सपेंस जाएगा वो कितना जाएगा, 27,000। फिर इसने भी वही किया है, आपसे अगले अकाउंटिंग पीरियड को कंटिन्यू करवाया है। यहां तक कहानी खत्म हो गई एक अकाउंटिंग पीरियड, और यहां तक का एक्सपेंस जाके चार्ज हो गया प्रॉफिट एंड एक्सपेंस मैच हो गया। अब जब एक्सपेंस मैच हो जाता है तो उसके बाद एक्सपेंस का अकाउंट CDBD नहीं होता भाई, वो ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड। अब सिर्फ वही अकाउंट बचेंगे जो रियल अकाउंट्स होंगे, बताया था। और इस एंट्री में रियल अकाउंट कौन सा है, बैंक का। तो बैंक बैलेंस तो खर्च हो गया, बैंक का बैलेंस शीट जो भी होगा वो हमारे SFP में आ रहा होगा। इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से बिलोंग करने वाला रियल अकाउंट जो अगले अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर होगा वो कौन सा है, कि भाई पिछले साल का एक्सपेंस था, उसको हम एक्सपेंस तो मान चुके, उसको मैच भी कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन उसको अब तक पे, तो लिहाजा उसकी लायबिलिटी अब हम कब पे करेंगे, अगले अकाउंटिंग पीरियड। तो लायबिलिटी अगले अकाउंटिंग पीरियड में पे करने से हमारा मैचिंग कौन से मुतासिर नहीं होता, क्योंकि हम पेमेंट करते वक्त उस पेमेंट को एक्सपेंस नहीं मानेंगे बल्कि लायबिलिटी से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फिर ये नहीं हो रहा आपसे सवाल है मेरा आपसे, ये नहीं सिखाया मैंने आपको क्लास। हाँ जी। अब 31 जनवरी को अगले अकाउंटिंग पीरियड, कौन सा सारा साल, कौन सा साल चला था, 2016 चला था भाई। तो ये 2016 लिख दो, मैं सबके आगे यहाँ पर 2016 2016 2016 2016, ठीक है, 2016 एंट्रीज विजिबल है ना आप लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद 31 जनवरी, अब यहां भी बिल पे हो रहा है। कितना पे हो रहा है, बिल पे, टोटल पेमेंट, पहले पेमेंट की बात करें, कितना पे हो रहा है, 9,000। अपनी चीजों को क्लियर करें, सबसे पहले आसान चीज पिक कर ले, सर पेमेंट कितनी हो रही है, 9,000 रुपए, बैंक क्रेडिट करवा दिया 9,000 से। ओके सही है, पेमेंट कितनी हो रही है, 9,500। पेमेंट कितनी हो रही है, 9,500, सही। पेमेंट हो रही है 9,000, मतलब हमने बिल एक्सपेक्ट किया, अंदाजा लगाया बिल का कि 9,000 आएगा, लेकिन आया कितना, 9,500 से ज्यादा आ गया। ओके, पेमेंट हो रही है 9,500। 9,500 में से हम 6,000 को क्या मान चुके हैं, एक्सपेंस मान चुके हैं। तो क्या आप दोबारा 9,500 को पूरा एक्सपेंस माने, या 9,500 की पेमेंट रिकॉर्ड करते वक्त हम ये बोलेंगे कि 9,500 में से 6,000 तो वो गए जो हमने लाइबिलिटी के तौर पे क्या किए थे, क्रिएट किए थे। इट मीन 9,500 की पेमेंट हमारी माजी की लाइबिलिटी क्या कर रही है, सेटल कर रही है। द सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स, जुमला मुकम्मल करो। द सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स, देखो कितना याद करवाया था मैंने तुम लोगों को। द सेटलमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स आउट, देखो धक्का स्टार्ट हो गई गाड़ी, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब क्या डेबिट करूं यूसुफ, यूसुफ अभी कहीं और निकल गया था, वापसी आना मुश्किल हो गया उसके लिए। अक्रूड एक्सपेंस, दो मसले होते हैं, एक तो बच्चा बोलता है ये मुझे आता है, हालांकि वो भी टूटा फूटा करके आया होता है, लेकिन वो क्योंकि दिमाग बना तो मैं तो करके आया हूं, मुझे तो समझने की जरूरत ही नहीं है अब इसका मतलब ये। ठीक है जी, तो बैंक क्रेडिट कर दिया कितने से, और इस पेमेंट में पुरानी लायबिलिटी कितने से सेटल हुई, तो फिर बाकी अमाउंट क्या बन गया आपका, इस साल का एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस, 3,500। आपने टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कर दी।
कितने से? 3,500। खत्म बात। अब भले आप क्वार्टर के एंड पे करें और तीनों महीने की पेमेंट करते वक्त तीनों महीने को क्या मान ले? एक्सपेंस मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर पेमेंट हो रही है और जिस वक्त की पेमेंट हो रही है, टाइम और पेमेंट दोनों जो है सेम अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये जुमला अगर आपको समझ में आ रहे हैं, पेमेंट होगी अब कब? दोबारा से कब होगी? अप्रैल में। होगी कौन से पीरियड की? फरवरी की, मार्च की और अप्रैल, जनवरी की। फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की। तो क्या फरवरी, मार्च और अप्रैल सेम अकाउंटिंग पीरियड है? हाँ सर है। तो अब एडजस्टमेंट बनाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। जब पेमेंट की तभी क्या कर ली? रिकॉर्ड कर ली। अब हम दोबारा आए 30 अप्रैल पर, और 30 अप्रैल पे हमें इनवॉइस कितनी मिली? 9,000, 9,500 की। तो बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया भाई 9,500 से। ठीक है जी, दोबारा 9,500। ओके, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने 9,500 से। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कर दिया 9,500 से। उसके बाद मई, जून और जुलाई का आपको बिल मिला कब? 31 जुलाई को। कितने से भाई? 10,000 से। 31 जुलाई को आपने पेमेंट करते ही उसको अपना एक्सपेंस मान लिया, क्योंकि ये तीनों पीरियड सेम अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट किया, बैंक अकाउंट क्रेडिट किया, कितने से? बोले बोले बोले, 10,000 से। 10,000 से। आगे बढ़ते हैं। फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर का बिल आपको मिल गया। सॉरी, क्या कहते हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का बिल आपको मिल गया कब? 31 अक्टूबर को। और ये तीनों भी सेम अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करते हैं, लिहाजा आपने इसको भी क्या कर लिया? अपना एक्सपेंस मान लिया। आपने क्या एंट्री बनाई? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। लेकिन फिर दोबारा से अब मसला आएगा। कौन से 2 महीनों का? आवाज नहीं आ रही। कौन से 2 महीनों का? नवंबर दिसंबर का। क्या मसला आ रहा है कि सर नवंबर और दिसंबर का टेलीफोन हमने कंज्यूम तो कर लिया है, लेकिन पेमेंट कब करेंगे? जनवरी में। और अगर पेमेंट करते वक्त एक्सपेंस बनने का इंतजार किया तो क्या मुतासिर हो गया? क्योंकि फिर वो अगले अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस बन जाएगा। तो लिहाजा ऐसा ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? नवंबर और दिसंबर के एक्सपेंस को एक्सपेंस मानकर आज ही क्या क्रिएट कर दें? लायबिलिटी। तो हमने 31 दिसंबर को एडजस्टमेंट पास की एक्सपेक्टेड फ्यूचर बिल का अंदाजा लगाकर, और वो अंदाजा आपके सामने लिखा हुआ है। एट 31 December 2017 the quarterly bill is expected to be 10,500 for the period from November to January। क्या करेंगे आप? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, अक्रूड, आवाज ही नहीं आ रही, अक्रूड एक्सपेंस या पेएबल लाइबिलिटी क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बोलिए। 10,500 मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइडेड बाय 3, 7,000। क्या है ऐसा जो ना सिखाया गया हो, ना समझाया गया हो? यही एग्जाम्पल कवर करवाइए। पी अकाउंट्स बन जाएंगे अब? वो तो बने हुए हैं, हमारे पास बने हुए कि नहीं बने?
इन्होंने क्या कर दिया है, पेमेंट को, सारी पेमेंट्स को एक साथ मिला के एक एंट्री बना दी। आप क्या करें, डेट वाइज एंट्री बनाएं, ताकि आपको सिस्टम, प्रोसीजर और पॉलिसी का फर्क समझना है। अगली एग्जाम्पल किसकी थी भाई? प्रीपेड की थी। एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपको करने के लिए दी थी मैंने आपको। एग्जाम्पल नंबर 2, ये कितने लोगों ने किया आप में से? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे इनके पास किताब भी है ही नहीं हकीकत में? कितने बच्चे ऐसे इनके पास किताब ही नहीं है, मतलब ये वाली, एक दूसरे को देख रहे हैं आप? सबके पास है? कहाँ पर है? घर पर? हाँ जी, किताब कहाँ पर? जी आपकी किताब, समीर की किताब कहाँ पर? घर पे। अच्छा सा वो बनाना है यार, सारी सी की किताबें एक साथ दिखनी चाहिए। जो भी आएगा ना, पर देख के सबसे पहले क्या होगा, पहला ही इंप्रेशन खतरनाक। 5 किताबें तो सिर्फ पीआरसी की, वो भी स्टेट टैक्स, अगर उसके अलावा कंटेंट ऐड किया जाए और बढ़ जाता है, दो वो वॉल्यूम लग जाएगा एक तो वो वाला। ठीक है, शुक्र करो मैंने स्टेट्स की किताब नहीं बनाई हुई अलग से, अगर होती तो वो भी सोच रहा हूँ मैं भी बना लूँ एक अलग किताब। सही है ना, एक ही जगह सब कुछ जमा कर दूं, खत्म करूं कहानी सारी की सारी। ठीक है, नाम भी लग जाएगा, किताब भी बन जाएगी, कोई लोगो वो भी बनवा लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकिब सेट्स अप अ बिजनेस ऑन, फिर आपको बार बार सोचने का मौका दे रहा है। आकिब ने बिजनेस शुरू किया, आकिब ने बिजनेस का सेटअप लगाया, सेटअप, सेट्स अप। अब क्योंकि सेट्स अप इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन आसान लफ्जों में क्या हुआ, आकिब ने बिजनेस का सेटअप लगाया, ये सेटअप स्टार्ट किया, स्टार्टअप लिया 1 जनवरी 2016 से। तो फिर उसूली तौर पर उसका साल कहाँ मुकम्मल हुआ? अगली बात ना बोलें तब भी अंडरस्टूड है, ठीक है जी। लेकिन अगर उसके अलावा बोले तो फिर वही बात अप्लाई होगी जो क्वेश्चन बोल रहा है। द बिजनेस एक्वायर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, हाँ भाई, बिजनेस ने क्या हासिल की? इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल की। कब से हासिल की? तो इंश्योरेंस की रकम पे करना हम पे कब से लागू हुआ? तो क्या ये इंश्योरेंस कंपनी हमसे जनवरी और फरवरी का प्रीमियम मान सकती है? वो मैं पूछ रहा हूं ना उससे, मोमेंट से पूछ रहा हूं। द बिजनेस एक्वायर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन, तो जब बिजनेस ने इंश्योरेंस पॉलिसी कब से हासिल की? 1 मार्च से। तो इंश्योरेंस की पेमेंट करना हम पे कब से लागू हुआ? तो इस अकाउंटिंग पीरियड में अगर हमने 1 रुपया भी पे ना किया हो, इस तरह सोचो, पे तो किया है लेकिन इस तरह 1 रुपया भी अगर पे, तो हम एसओसीआई में कितने मंथ्स के इंश्योरेंस को एक्सपेंस मानेंगे? कहां से कहां तक? मार्च से दिसंबर तक। तो अगर मार्च से दिसंबर 1 रुपया भी पे नहीं हुआ, तो पूरे 10 महीने को एक्सपेंस मानो, 10 महीने की लाइबिलिटी बना लो। आवाज ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मार्च से दिसंबर तुमने 6 महीने की पेमेंट की हुई है और 4 महीने की नहीं की हुई, तो 6 महीने की पेमेंट रिकॉर्डेड है, 4 महीने को क्या मान लो, एक्सपेंस मान लो, लाइबिलिटी क्रिएट कर दो। लेकिन अगर तुमने 1 मार्च को ही आने वाले साल का 12 महीने का इंश्योरेंस क्या कर दिया था, तो फिर तुमने एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 12 महीने का। और एसओसीए में जाना कितना चाहिए? तो जो 2 महीने का इजाफी एक्सपेंस है, जो कि अगले साल जनवरी और से बिलोंग करता है, क्या उसको मुझे एक्सपेंस बनने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो मुझे उसको एक्सपेंस की हैसियत से रिवर्स करके क्या मान लेना चाहिए? एसेट। किस नाम से? प्रीपेमेंट के नाम से। अब किताब ने, मैंने कहा था एक अप्रोच से सॉल्व किया है, लेकिन मैंने तो आपको दोनों अप्रोच सिखाई है, और होमवर्क में यकीनन आपने दोनों से किया हो। पर दो क्या, मैंने तो एक से भी नहीं किया सर, बताएं।
मेथड 1 या मेथड 2 या अप्रोच 1 या अप्रोच। सवाल तो पहले पूरा पढ़े सर, आपने सवाल ही नहीं पढ़ा सर, आपने खुद ही असम्पशन बना ली। इसलिए असम्पशन बना ली कि हो ही ये सकता है, या तो पूरा पेड नहीं होगा तो अक्रूड एक्सपेंस, अगर पूरा पेड होगा तो नो नो एडजस्टमेंट, मतलब 10 महीने का एक्सपेंस बना हुआ, और अगर 10 महीने से तो फिर एडजस्टमेंट फिर आएगी, यही और कुछ नहीं है। The business acquired insurance policy on 1st March 2016 and paid the amount of rupees 24,000 in advance for the risk coverage for आपने 1 साल का इंश्योरेंस अदा कर दिया, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का साल अलग चीज है, अकाउंट बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड अलग चीज है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का साल कब पूरा हो रहा है? अरे भाई 28 फरवरी तक 2017। तो इसका मतलब जो इंश्योरेंस पे हुआ है उसके 10 महीने फॉल करते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड में, और 2 महीने फॉल करते हैं, तो जो 2 महीने फॉल करते हैं अगले अकाउंटिंग पीरियड में, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिहाज से हमारा एक्सपेंस है या नहीं है। अब एडजस्टमेंट डिपेंड करती है ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट नंबर 1 कि सर जो 1 मार्च 2016 को हमने पेमेंट की, हमने पेमेंट को पूरा का पूरा क्या मान लिया अब्दुल हादी? नहीं बेटा, प्रीपेड। पहले अप्रोच ये थी, पेमेंट करते ही हमने इसको क्या माना? प्रीपेड। मैंने जो सिखाया था क्लास में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ क्या है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि एडवांस पेमेंट थी कि नहीं थी। तो एडवांस पेमेंट को हम नॉर्मली पे करते वक्त क्या ट्रीट करते हैं? प्री पेमेंट। तो एंट्री बनी प्रीपेड, बोले अब तो कुछ बोले, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कितने से? 24,000 से। और कैशिया बैंक क्रेडिट कितने से? 24,000 से। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है सर? दूसरा ऑप्शन ये कि 1 मार्च 2016 को, देखिए ये दो आइदर ऑप्शन है, मीन मतलब या तो ये बना होगा या तो ये बना होगा, ये दोनों एक वक्त में नहीं होंगे। हम सीख रहे हैं कि हम कौन सी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो हमें सिचुएशन फेस करना आनी चाहिए। क्या एंट्री बनाऊं मैं यहां पर? और आपकी किताब ने ये वाली अप्रोच फॉलो की, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? बोले बोले 24,000 से। 24,000 से। सही। अब हम कहां पहुंच गए सर? 31 दिसंबर। तो सर मेथड 1 में हमारी सोच क्या थी? सोच मेथड 1 में हमारी सोच ये थी कि भाई जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो एडवांस में कर रहे हैं, लिहाजा इस पेमेंट का हमें इकोनॉमिक बेनिफिट या इस पेमेंट की कंजम्पशन कब करेंगे हम? फ्यूचर में। तो लिहाजा अभी ये कंज्यूम करने से पहले की पेमेंट है, लिहाजा इसको हम क्या मानेंगे? प्री पेमेंट एसेट। लेकिन अब जब इतना वक्त गुजर चुका है और हम कहाँ पहुंच चुके हैं? 31 दिसंबर पे, तो इस पेमेंट का जितना पोर्शन हम क्या कर चुके हैं? कंज्यूम कर चुके हैं, पे कर चुके हैं। माशाल्लाह, पे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना भाई, रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। लेकिन अब 31 दिसंबर पे हम क्या सोच रहे हैं? जितना हम कंज्यूम कर चुके हैं वो स्टिल हमारे लिए एसेट है, या वो एसेट एक्सपायर हो चुका है, वफात पा चुका है, तो वफात पाकर इस दुनिया फानी से कूच हो चुका है। अब उसको क्या माने? एसेट माने या एक्सपेंस माने? एक्सपेंस माने। तो एक्सपेंस कैसे माने? एक्सपेंस मानते कैसे हैं अकाउंटिंग में? डेबिट करके मानते हैं। और एसेट ना माने कैसे? सीधी सी बात है यार, पता नहीं क्या मसला है। इंश्योरेंस
एक्सपेंस डेबिट कर दिया और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट है? 24,000 को आपने कहा सर 24,000 कितने मंथ्स की पेमेंट थी, 12 महीने की। इसमें से कितने मंथ्स की पेमेंट एक्सपायर करनी है, 10 मंथ। तो आंसर क्या आया, 20,000। तो 24,000 की पेमेंट को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया। 24,000 में से आपने 20,000 को क्या मान लिया, अपना एक्सपेंस। तो फिर जो 4,000 बच गया वो स्टिल क्या है, एसेट है। क्यों? क्योंकि वो आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम होगा, क्योंकि वो जनवरी और फरवरी की पेमेंट है और वो वक्त अभी गुजरा नहीं है। यहां पर आपकी सोच क्या थी? यहां पर क्या सोचती आप? आपने बोला वैसे ही इसने मरना है, हाजी मार दो इसको। मतलब इसको बनना ही क्या है, एक्सपेंस। इसको पहुंचा दो सीधा कहां पर, एक्सपेंस अकाउंट। फिर ख्याल आया कि कुछ ज्यादा ही एक्सपेंस पहुंचा दिया है वहां पर, तो थोड़ी सी क्या कर लो, रिकवरी भी कर लो। तो ईयर एंड पे जाके ख्याल आया कि जी जो एक्सपेंस पहुंचाया था कहां पर, एक्सपेंस के अकाउंट में, उसमें कुछ एक्सपेंस ऐसा भी है जो बिलोंग करता है अगले अकाउंटिंग पीरियड से। तो मसला है, अप्रोच बनाने की जरूरत है। एक्सपेंस बनाया है कितने मंथ के अमाउंट को, एक्सपेंस बनना चाहिए कितने मंथ का अमाउंट। तो इसमें कितने मंथ का अमाउंट एक्सपेंस ही रहना चाहिए, 10 महीने का। तो कितना एक्सपेंस नहीं रहना चाहिए। तो अब एडजस्टमेंट 10 महीने से पास होगी, 2 महीने से पास होगी। बस ये अगर आपकी अप्रोच सही होगी ना तो मामला ठीक हो जाएगा कि 10 महीने का एक्सपेंस है, उसको एक्सपेंस ही रहने दो, मत छेड़ो। एक्सपेंस में कितना पोर्शन एक्सपेंस नहीं है उसको छेड़ो, उसको ऑल्टर करो, उसको यहां से रिवर्स करो। तो क्या एंट्री बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। और अब ये एडजस्टमेंट बनेगी 4,000 से। क्यों? कि जब 24,000 के एक्सपेंस में से 4,000 का एक्सपेंस कम हो जाएगा तो बैलेंस कितना बचेगा, 20,000। प्रॉफिट लॉस में कितना जाएगा, 20,000। नहीं, क्या आंसर है, क्या आंसर है, 4,000 है। ठीक है जी, सही है, कंफर्म। इसके टी अकाउंट बन जाएंगे। नेट इम्पैक्ट वही होगा, 20,000 जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और 4,000 जा रहा है एसओ एफपी में, करंट एसेट के सेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो 4,000 क्या है, प्रीपेड है। और प्रीपेमेंट को हम क्या मानते हैं, बाय नेचर एसेट मान। ये सवाल भी हो गया। आगे बोलिए। मैंने इसकी एंट्रीज बनाई है, टी अकाउंट्स आपने ही बनाने होंगे, टी अकाउंट्स आपने ही बनाने होंगे। ये काम देखें, चेक करूंगा मैं, पूरा कर लीजिएगा लाजिम। ठीक है, अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर बेकार है फिर। चलें जी, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ये भी नहीं हुआ हमसे, यही नहीं हो रहा। इसमें बस क्या है, मल्टीपल एक्सपेंसेस है ना। अगर आपसे इतना छोटा सा डेटा पढ़ा नहीं जा रहा तो क्या क्या करेंगे आप, इसको 4-5 क्वेश्चन मान के पढ़ के सॉल्व कर लें, एक एक हिस्सा सॉल्व कर लें इसका। आप इसको चंक्स में सॉल्व कर लें, तोड़ तोड़ के सॉल्व कर लें। चले पढ़ते हैं, करूं स्टार्ट भाई, करूं स्टार्ट। रिकॉर्डिंग दो इसकी आपको, यहां नहीं सुनते आप, घर जाके सुनेंगे हैं। क्या कहते हो मोमेंट, रिकॉर्डिंग दो इसकी आपको, तसल्ली है बस ये कि हाँ जी हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग ही हमारे पास महफूज है। तसल्ली है ना, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है ना, गालिब ने कहा था ना,
तो दिल बहला रहे हैं बस खाली, और क्या कर रहे हैं कि हाँ जी सर्विसेज मिल रही हैं हमें। ये दिल बहलाने वाली बात है सारी की सारी। मैं तो दे दूंगा रिकॉर्डिंग, अभी अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पर, इसको लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने आज तक कभी भी स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल्स नहीं पढ़ाई, मींस वो बच्चा खुद ही कर लेता है, मैंने यहाँ पढ़ाया उधर वो एग्जांपल कर ली। आपकी क्लास को फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ इसलिए रिकॉर्ड भी कर ली, इससे पहले आज तक कभी रिकॉर्डिंग नहीं की मैंने। ठीक है, हाँ जी, यहाँ मैं करवाते हैं अपनी एग्जाम्पल, स्टडी टेक्स्ट को मैं देखता भी नहीं उसमें। तो आज आपने, आपको क्रेडिट जाता है कि आपने मुझसे स्टडी टेक्स्ट भी पढ़वा लिया है। ठीक है जी। Adil Engineering has two motor vehicles that are used within the business. तवज्जो दरकार है। क्या कहानी सुना रहा है? अरे बाबा क्या कहानी सुना रहा है? सर बोलता रहे हमें क्या। अदील एक बिजनेस है जिसके पास दो क्या हैं, मोटर कार व्हीकल्स। ठीक है जी। क्या करता है, उसको बिजनेस में इस्तेमाल करता है। तो मोटर कार क्या है? इन्वेंट्री है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, क्या है? पक्का? क्यों? गाड़ी चला के पैसा कमा रहा है या गाड़ी बेच के पैसा कमा रहा है? अगर गाड़ी बेच के पैसा कमाएगा तो इन्वेंट्री होगी, शोरूम होगा इसका गाड़ियों का फिर तो। लेकिन यहाँ तो गाड़ी बिजनेस में क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। वो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट दे रही है। ठीक है जी। अब मसला है कि आप अभी अकाउंटिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की नहीं कर रहे। व्हीकल तो एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, वो अलग चीज है। लेकिन जो गाड़ी में फ्यूल इस्तेमाल होगा वो क्या है? एक्सपेंस। तो जो गाड़ी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो क्या है? तो किसी से हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एडवांस में, ये लो भाई 12 महीने के पैसे ये फिक्स कर लो, अब हम जब भी आएंगे तुम्हारे पास तुम्हें हमारी गाड़ी को रिपेयर और मेंटेनेंस करनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मुमकिन है? कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत, अभी तो आपको जाके सीखना है कि आपका बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है। आपको पता है कल की खबर, डॉलर कितने का है? 270 का, चले मान लें। ठीक है जी। कुछ लोगों को डॉलर 170 रुपए का मिलता है, टीमों को नहीं मिलता। जो टीम्स के मालिकान हैं या जो टीम के मालिकान की कंपनी है, फ्रेंचाइजीज हैं, जो इन्होंने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया था 2020 में, और उन्होंने कहा था कि आइंदा आने वाले 5 साल के लिए आप डॉलर का रेट हमारे लिए क्या करते हैं, फिक्स करते हैं 170 रुपए। अब बैंक उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बाउंड है उनको डॉलर कितने का देने के लिए। अब वो ओपन मार्केट थोड़ी खरीद रहे हैं, मींस उनका तो एक कॉन्ट्रैक्ट तय शुदा है। तो बैंक ने वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया, साइन कर लिया। इसका मतलब बैंक्स ने वो कॉन्ट्रैक्ट क्या सोच के साइन किया, यानी उनको तो ख्याल भी नहीं था कि डॉलर इतना आगे जाएगा। यही मतलब समझ लें कि 2020 में 170 का एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा रिस्क था, कि उस वक्त मार्केट में डॉलर जो होगा 100 कितने का था, 140 के आसपास होगा, या उससे भी थोड़ा नीचे हो शायद। अब सोचें आप जी, उनका बैंक का बुरा फैसला हुआ ना। अब तो 100 रुपए का फर्क आ गया बैंक के ऊपर। लेकिन बैंक्स के पास प्रॉफिट इतने ज्यादा है, बैंक को फर्क ही नहीं पड़ता। ये आप पिछले 3 साल उठा के देख लें, बैंकिंग सेक्टर ने जो पैसा बनाया है, जो रिकॉर्ड पैसा बनाया है, उनके प्रॉफिट्स दिन ब दिन जो है पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते, और डॉलर से ही पैसा बनाया है बैंक। ये तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना चंद लोगों के लिए, लेकिन बाकी दुनिया से तो क्या कर रहे हैं, पैसा ही बनाए जा रहे हैं ये लोग। बहरहाल वापसी आते हैं, बात क्या हो रही थी असल में, कॉन्ट्रैक्ट की। तो गाड़ी तो खुद क्या है, एसेट है,
लेकिन गाड़ी चलाने के भी तो खर्चे होते हैं ना, फ्यूल एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, एक्सपेंस है। ऐसा है या नहीं है? गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपेंस है। तो गाड़ी से मुताल्लिक का कॉस्ट, ये एसी एसेट है, लेकिन इसको चलाने का तो बिजली का बिल आएगा, वो क्या है, एक्सपेंस। इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, एक्सपेंस है। ये तमीज करनी पड़ेगी अब। द एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग दीज व्हीकल्स, अंडरलाइन। क्वेश्चन व्हीकल के मुताल्लिक है, व्हीकल चलाने के खर्चों के मुताल्लिक है। मैं आप सबसे बात कर रहा हूं। क्वेश्चन व्हीकल के मुताल्लिक है, व्हीकल चलाने के खर्चों के मुताल्लिक है। फिर and ensuring these vehicles are recorded in the vehicle running expense account. At 1st May 2003, there are repair bills accrued of rupees 4,780. Petrol bill accrued of rupees 12,000 and insurance that had been prepaid by rupees 2,009. अब देखो बेटा, बात को समझो। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको, प्लीज इस तरह समझो, अगर मैं ये क्वेश्चन आपको पहले साल से स्टार्ट ना करवाता, फर्ज करो ये जो ब्लैक वाली अकाउंटिंग की है, ये आखिरी अकाउंटेंट ने की है जो मोमिन था, और उसने यहां पर साल खत्म होते ही जॉब भी छोड़ दी। समझ में आई बात? और आपने अकाउंटेंट के तौर पे ज्वाइन किया बिजनेस को, तो कब ज्वाइन किया यार? कुछ तो दिमाग चला लो यार। 1 जनवरी। तो अब आप ये बोल देंगे कि भाई मोमिन ने जो भी किया वो मोमिन ने किया, मैं तो अकाउंटिंग करूंगा शुरू से, डे फर्स्ट से। या आप जहां से वो छोड़ के गया है वहीं से कंटिन्यू करेंगे? तो पेपर में भी ऐसा होता है, क्वेश्चन सॉल्व होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर मुझे कहा जाए कि सिर्फ 2017 की अकाउंटिंग करो, तो जब 2017 में मैं पेमेंट दिखाऊंगा तो मुझे पता होगा कि मोमिन जो है पिछले साल एक लायबिलिटी छोड़ के गया है, तो ये पेमेंट जो है वो पिछले साल की क्या कर रही है, लायबिलिटी को क्या कर रही है, सेटल कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो पिछले साल हो चुका वो अज्यूम करो, और फिर सोचो पिछले साल के क्या सीडी होंगे, वो इस साल के क्या बनेंगे, बीडी बनेंगे। और फिर अकाउंटिंग वहां से क्या कर लो, कंटिन्यू कर लो भाई। तो इसका मतलब ये हो कि अगर आप आज आज आप अकाउंटिंग ज्वाइन कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो आप पेमेंट दिखा रहे हो 9,500 की, तो आप ये पेमेंट करते वक्त सोचोगे क्या जो मैं पेमेंट कर रहा हूं उसमें मैं क्या पिछले साल की कोई पेमेंट कर रहा हूं? अगर जवाब आता है हाँ, हाँ पिछले साल का अक्रूड का ओपनिंग बैलेंस है, तो मुझे पेमेंट करते वक्त सबसे पहले उस ओपनिंग बैलेंस को उड़ा देना चाहिए। ऐसा मैं सोच रहा हूं, नहीं सोच रहा हूं? तो मुझे अब ये अप्रोच बनानी है कि भाई जरूरी नहीं है कि मैं डे फर्स्ट से अकाउंटिंग, क्या हमेशा अकाउंटिंग आपकी डे फर्स्ट से स्टार्ट होगी, या आप किसी के छोड़े हुए काम को कंटिन्यू कर सकते हो? तो वहीं से करोगे ना जहां से उसने छोड़ा है। तो अब अगला सवाल यही तो है, अगला सवाल यही तो है मेरे भाई, कि वो तुम्हें कहानी सुना रहा है कि 1 मई 2003 को जब तुमने ज्वाइन किया, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिला? तो बिल अक्रूड कितने से थे, यानी पिछले साल की 4,780 की पेमेंट्स ड्यू हो चुकी थी लेकिन पे। तो क्या तुम्हें 4,780 की एडजस्टमेंट पास करनी है? वो एडजस्टमेंट पास हुई भी है, हुई भी है, क्योंकि वो लाइबिलिटी मौजूद है। पेट्रोल बिल की लाइबिलिटी कितने से मौजूद थी? कुछ समझ पाए बात या नहीं? और इंश्योरेंस पिछले साल का प्रीपेड था, पिछले साल पे हुआ था, बिलोंग करता है इस साल से। कितना? तो ठीक है, जो 2009 से इस साल से बिलोंग करता है उसको साल के एंड पे हम क्या कर देंगे, एक्सपायर कर देंगे। तो समझे या नहीं? तो इसका मतलब बेटा ये सारे के सारे जो है ना, ये बैलेंस बीडी है। क्या है? किसके बैलेंस बीडी? सीडी अगले साल क्या होगा, बीडी होगा ना। तो ये किसके बैलेंस बीडी है? अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स। क्या आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते? आइए देखते हैं। पेड रिपेयर बिल फॉर द वर्कशॉप कितना?
प्लीज रिस्पॉन्स। रिपेयर बिल कितना पे किया, कब पे किया? तो जब रिपेयर वाले को बिल देने जाओगे वो बोलेगा यार पिछला हिसाब अपना कितना था, 4000। तो इसमें इस 6980 में से मैं सबसे पहले अपना पिछला हिसाब क्लियर करूं। वो ये नहीं बोलेगा, या बोलेगा जिंदगी में कभी ऐसे मामला नहीं देखे। यहां पर क्या हो गया फिर आकर? तो वो जो बीडी है वो इसलिए तो है ताकि तुम्हें याद दिलाए कि हाँ जी पिछला हिसाब क्लियर करो पहले। तो इसका मतलब 6980 की पेमेंट में से पहले 4780 की लायबिलिटी खत्म करवाओ। बैलेंस क्या बचता है, 2000। फिर 2200 की पेमेंट किस साल की है, इस साल की, उसको अपना क्या मान लो, एक्सपेंस मान। लेकिन इस पेमेंट के अंदर 4780 को एक्सपेंस ना मानो, क्यों? क्योंकि इस 4780 को तुम लास्ट ईयर एडजस्टमेंट बनाकर एक्सपेंस मानकर लायबिलिटी क्रिएट कर चुके हो। तो अब पेमेंट करते वक्त क्या करो, एक्सपेंस मानो या लायबिलिटी रिवर्स करो। इतनी सी बात है यार, चला क्यों नहीं रहे हो अकाउंटिंग को आगे? क्या जरूरी है डे फर्स्ट से स्टार्ट करो? कहानी को कनेक्शन बनाओ ना, कि ये कहानी किसी ने जहां पे छोड़ी है वहां से मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। 1 September 2003, paid insurance for one of motor vehicles for the year to 31 August 2004। जवाब नहीं मिल रहा बेटा आपके तरफ? क्या क्या? अब थोड़ा होशो हवास में आने की जरूरत है। पेमेंट की है आपने कब, कितनी, कब तक के लिए? 31 अगस्त 2004 तक के लिए। अच्छा जी, हमारा बड़ा फैला हुआ क्वेश्चन है लिहाजा समेटना है क्वेश्चन। ये यहाँ पे रुककर दोबारा सोचे हमारा अकाउंटिंग पीरियड शुरू कब से हो रहा है। जो जरूरी है वहीं से शुरू, जहां पे आपका दिमाग कह रहा है नहीं बेटा फर्स्ट में लिखा हुआ है। जिस डेट पे क्या दी हुई है आपको यार, बैलेंस बीडी। तो अगर आप मई से अपना अकाउंटिंग पीरियड शुरू कर रहे हैं बेटा, तो खत्म कहां कर रहे होंगे, 30 अप्रैल। पक्का कंफर्म? अच्छा जी, आप हिसाब लगाओ। आपने जो ये पे, देखो आपका अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है मई टू अप्रैल। बोले भाई बोले। लेकिन आपने इंश्योरेंस की पेमेंट कब की है, और कब तक के लिए की है? तो आपका इंश्योरेंस पीरियड चल रहा है सितंबर टू अगस्त। इंश्योरेंस पीरियड को चलने दो अपनी जगह पर, खाली इतना सोचो कि इंश्योरेंस पेमेंट का कितना पोर्शन। तो इंश्योरेंस का पीरियड लागू कब से हुआ, पहली सितंबर से। काउंट करो मेरे साथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यानी इस पेमेंट का कितना पोर्शन करंट अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है, 8 महीने का। पक्का कंफर्म? उस 8 महीने को क्या मान लो, एक्सपेंस। कब, ईयर एंड पर, अभी नहीं, ईयर एंड पर। लेकिन एक और चीज को भी एक्सपेंस मानना है अब आपने, प्रीपेड के बैलेंस बीडी को। क्यों? सोचो मेरी बात पे, रहा सोचो सोचो, डाइवर्ट मत हो, ले मत जाओ अपने आप को कहीं किसी और दुनिया में। इसलिए बोल रहा हूं सुनो। जब आप 34,800 में से 8 महीने का बैलेंस एक्सपेंस मान लोगे और 4 महीने का बचा लोगे, तो उस 4 महीने को भी तो कभी फ्यूचर में एक्सपेंस मानना पड़ेगा। तो इस तरह पिछले साल भी अगर एग्रीमेंट इस तरह चला था, उसमें 8 महीने का क्या बना था, एक्सपेंस बना था, और 4 महीने का क्या हो गया था, बच गया था। वो कब एक्सपायर होगा? तो इसका मतलब इस साल 2 चीजें एक्सपायर होंगी। पिछले साल का बचा हुआ प्रीपेड भी एक्सपायर होगा, और इस साल की पेमेंट में से 8 महीने का पोर्शन भी क्या होगा। ये बिल्कुल वही है, इस साल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 चीजें बनेंगी, ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगा, और परचेज में से भी कुछ पोर्शन क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर। तो इस साल
प्री पेमेंट में से दो चीजें एक्सपायर होंगी, बीडी भी एक्सपायर होगा और पेमेंट में से 8 महीने का पोर्शन भी क्या होगा, एक्सपायर होगा, 4 महीने को छोड़कर। बस नहीं हो पाएगा हमसे। कुछ समझे बात या नहीं? क्यों सर? क्योंकि जो बीडी है ना, बीडी वो बिलोंग करता है मई से, जून से, जुलाई से और अगस्त। तो 4 महीने की पेमेंट पिछले साल से आ गई एडवांस में, और 8 महीने की पेमेंट कहां से उठा ली, इस पेमेंट में से 4 महीने की पेमेंट को छोड़कर, क्योंकि वो रिमेनिंग 4 महीने बिलोंग करते हैं अगले अकाउंटिंग पीरियड। इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। नहीं चलेगा, नहीं चला पाएंगे आप ये साइकिल। चले, बोल तो रहे हैं आप सब हाँ अभी, आगे कुछ कह नहीं सकते। पेड इंश्योरेंस फॉर अदर मोटर व्हीकल। अच्छा, इंश्योरेंस एक नहीं है, दो है। चले, अब घुमा दिया ना आपको इसके अंदर। पेड इंश्योरेंस फॉर अदर मोटर व्हीकल, बीडी कितना भी हो, आमतौर पर सुनिएगा बात को, एक कॉन्सेप्ट जितना क्लियर करेंगे ना उतनी आसानी होगी। प्री पेमेंट को आप क्या मानते, करंट एसेट मानते हैं, नॉन करंट मानते हैं? करंट की डेफिनेशन क्या है? तो जिसको लास्ट ईयर करंट माना उसका इकोनॉमिक बेनिफिट विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो इसका मतलब बीडी हमेशा करंट का क्या होगा, एक्सपायर होगा। उसका टाइम पीरियड डिफाइन हो या ना हो, ये अंडरस्टूड बात है कि जो प्री पेमेंट का बैलेंस बीडी है, अगर वो करंट है तो वो इस अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करता है। तो बीडी तो एक्सपायर होगा ही होगा। उसमें आपको ये सोचने की जहमत ही नहीं करनी के क्या, कि वो कौन कौन से मंथ से बिलोंग करता है। बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड बात है। उसको आपने लास्ट ईयर क्या माना था, करंट एसेट। करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है, कि अगर कोई चीज लास्ट ईयर करंट एसेट थी, इसका मतलब उसका इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाले 12 महीनों में मिल जाएगा। वो 12 महीने अब गुजर चुके हैं, तो बीडी को क्या होना चाहिए, एक्सपायर होना चाहिए। तो बीडी तो एक्सपेंस बना ही बना। किसका बीडी भाई, किसके बीडी की बात हो रही है? प्री पेमेंट के बीडी की बात हो रही है। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में आईकैप ने एक्सपेंस वाली अप्रोच फॉलो करवाई, इस केस में आईकैप क्या फॉलो करवा रहा है, मेथड नंबर 1 फॉलो करवा रहा है, अगर आप होशो हवास में हो तो। बहरहाल फिर कहता है पेड पेट्रोल बिल। कितना पेट्रोल बिल पे किया आप? तो कहता है जो आपने पेट्रोल बिल पे किया ना, कितना, उसमें से पिछले साल का हिसाब किताब कितना है? तो 1,30,000 में आपने 12,000 तो कौन से पे किए? तो 12,000 से क्या सेटल हुआ, पिछले साल की लाइबिलिटी। तो फिर आपने इस, देखो मेरा सवाल का जवाब दी ना आपने, तो आपने मेरे अल्फाजों को सुना समझा तो आप जवाब देंगे। मेरे सवालों का जवाब दे। इस साल में हमने कितना पेट्रोल बिल पे किया? 1,00,000। करेक्ट जवाब। इस साल में हमने पिछले साल का बिल कितना पे किया? इस साल में इस साल की पेमेंट हमने कितनी? 1,00,000। गुड, ये करेक्ट आंसर। इस साल में इस साल का कितना पे हुआ, वही हमारा क्या है, एक्सपेंस। इस साल में जो पिछले साल का पे हुआ है वो एक्सपेंस नहीं है। अगर ये तमीज आ गई ना तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया। हमारी अकाउंटिंग पेमेंट बेस पे नहीं चल रही, हमारी अकाउंटिंग अक्रूवल बेस पे चल रही। तो अगर इस साल में पिछले साल की कोई पेमेंट हो रही है तो उसको कहां से एडजस्ट होना चाहिए, लाइबिलिटी से। ये अपने दिमागों को ट्रेन कर लेगा। फिर वो अब बता रहा है आपको ईयर एंड के क्लोजिंग बैलेंसेस। प्रीपेड का तो आप खुद निकाल लेंगे, क्यों, इसमें से बचा प्रीपेड का बैलेंस शीट कितने महीने का, 4 महीने का। ये कॉन्ट्रैक्ट कब से शुरू हुआ, 1 दिसंबर से। आवाज ही नहीं आ रही। आपने नया साल कहाँ एंड किया, 30 अप्रैल को। बोले ना ये वाला साल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इस पेमेंट में से कितना प्रीपेड बचा, 7 महीनों का। नहीं, 7 महीने को नहीं बचा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे यार आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे भाई। इस पेमेंट में से कितना प्रीपेड बचा, या तो आप पढ़ ले भाई। पेमेंट कब हुई, और इसमें आपने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस पे किया कब तक के लिए, तो इसका मतलब
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस पेमेंट में से एक्सपायर कितना हुआ? 5 महीने का। तो अनएक्सपायर्ड पोर्शन कितना हुआ? 7 महीने का। तो इसका मतलब आप इंश्योरेंस का टी अकाउंट बनाएंगे प्रीपेड का, तो जो बैलेंस सीडी आएगा प्रीपेमेंट का, वो इस पेमेंट में से 4 महीनों के बराबर होगा। इस पेमेंट में से भाई, इस पेमेंट में धनिया बोर्ड पे देख रहे नहीं देख रहे, 34,800 में से कितने मंथ्स के बराबर होगा? और इस पेमेंट में से कितने मंथ्स के बराबर होगा? तो ये दोनों बैलेंस सीडी बन जाएंगे प्रीपेड। बीडी भी दिया हुआ है, सीडी भी अंदाजा लगा लिया आपने, पेमेंट भी रख दी, एक्सपायरी निकाल लेंगे, ट्रांसफर टू एक्सपेंस अकाउंट, कि कितना भेज रहे हैं ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट या एक्सपेंस। उसके बाद कहता है 30 अप्रैल को रिपेयर बिल्स जो है ना वो क्या है? अक्रूड है। कितने से? लेकिन इस बार कोई पेट्रोल बिल आउटस्टैंडिंग नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ? रिपेयर बिल कितना पे हुआ? अपने दिमाग को जरा क्या करो, प्रोग्राम करो। मैं फिर बोल रहा, रिपेयर बिल कितना पे हुआ? अपने कैलकुलेटर में 6,980 टाइप करो, सॉरी 6,980 टाइप करो। लिखा? इस पेमेंट में पिछले साल का कितना पे हुआ? क्या वो हमारा इस साल का एक्सपेंस है? माइनस करवाओ, इक्वल टू प्रेस करो। इस साल में इस साल का कितना रिपेयर बिल पे हुआ? कैलकुलेटर पे जो आ रहा है 2200। इस साल में इस साल का कितना बिल है जो अब तक पे? तो हमारा एक्सपेंस 2200 भी है और ये भी है, तो 3,560 को इस एक्सपेंस में क्या कर दो? शामिल कर दो। लेकिन इसको शामिल तो कर दोगे, डेबिट तो कर दोगे, लेकिन इतने अमाउंट को क्या दिखाना पड़ेगा? लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पेड नहीं है, अक्रूड एक्सपेंस। तो एक क्वेश्चन है बेटा जो आपको एक ही वक्त में प्री पेमेंट्स भी करवा रहा है और अक्रूड एक्सपेंस की भी तमीज सिखा रहा है। अब भी नहीं हो तो बता देना, शराफत से मैं ही करवा दूंगा, टेंशन वाली बात है। एक और रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक हो गया? हो गया? कहाँ हुआ? हो जाना चाहिए था अब तक तो। कर दूं? कल कर लेंगे। कल नहीं करेंगे, ये आज और अभी करेंगे। अगर ये कल हुआ तो ये गया सब कुछ दिमाग से गायब। यकीन करें, गायब।